आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करेंगे जो आपकी जिंदगी देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। सवाल ये है कि क्या आप अपने मर्जी के मालिक हैं? हमें लगता है कि हम जो कपड़े पहनते हैं, जो बातें करते हैं या जो फैसला लेते हैं, वो हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं। इसे हम फ्री विल कहते हैं। हमारा कानून, हमारी सजा, हमारा धर्म और हमारी कामयाबी, सब कुछ इस एक बात पर टिका है कि इंसान अपने फैसलों के लिए खुद जिम्मेदार है। लेकिन लेकिन क्या हो अगर ये सब एक भयानक धोखा हो? सैम हैरिस अपनी किताब में एक दिल दहलाने वाली असली कहानी सुनाते हैं। जुलाई 2007 की सुबह दो क्रिमिनल्स, स्टीवन और जोशुआ, एक हंसते खेलते परिवार के घर में घुसते हैं। वो डॉक्टर प्रेटिट को बेसबॉल बैट से मारते हैं, उनकी पत्नी और दो मासूम बेटियों को बंधक बनाते हैं। उसके साथ वो सब करते हैं जो कोई इंसान सोच भी नहीं सकता। चोरी, रेप और अंत में उस पूरे घर को आग लगा देना जिसमें दोनों बच्चियां जिंदा जल गई। जब हम ये सुनते हैं, हमारा खून खौल उठता है। हमें लगता है कि उन दरिंदों को मौत की सजा मिलनी चाहिए, वो इसका जिम्मेदार है। लेकिन जरा रुकिए, यह साइंस एक ऐसा सवाल पूछती है जो आपको सुनने में शायद बुरा लगे। जोशुआ, जो उनमें से क्रिमिनल था, उसका बचपन सेक्सुअल अब्यूज और तकलीफों में बीता था। उसका दिमाग बचपन से ही डैमेज था। अब यह एक गहरा सवाल पैदा होता है, अगर मैं और आप जोशुआ के जगह पैदा होते तो? वही जीन्स होते, वही दुख भरा बचपन होता और दिमाग की बनावट भी वैसी होती, तो क्या हम कुछ अलग करते? सैम हैरिस कहते हैं, नहीं। अगर आपके दिमाग की हर एक कोशिका, हर एक सेल और हर एक मेमोरी उस क्रिमिनल जैसी होती, तो आप वही करते जो उसने किया। इसमें आपकी कोई फ्री विल नहीं होती। हमें लगता है कि हम अच्छे हैं क्योंकि हमने अच्छा बनना चुना है, पर सच तो यह है कि हम लकी है। हम खुशकिस्मत है कि हम एक साइकोपैथ के दिमाग के साथ पैदा नहीं हुए। हमने अपना दिमाग खुद नहीं चुना, हमने अपने जीन्स खुद नहीं चुने। तो फिर हम अपने फैसलों के मालिक कैसे हुए? सोचिए, अगर किसी के दिमाग में ट्यूमर हो और वो गुस्से में किसी का खून कर दे, तो कोर्ट उसे बीमार मानती है, मुजरिम नहीं। लेकिन साइंस कहती है कि हमारा हर एक विचार दिमाग के केमिकल्स और बायोलॉजिकल प्रोसेस से निकलता है। तो क्या हम सब सिर्फ एक मशीन की तरह नहीं है जो वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे उसका हार्डवेयर बना है, यानी ब्रेन? वेलकम टू थॉट लिटरेचर। मैं हूं प्रशांत और आज हम एक ऐसे गहरी बात पर चर्चा करने वाले हैं जिसे फ्री विल कहा गया है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका दिमाग हर पल कितनी सारी जानकारी प्रोसेस करता है? सच तो यह है कि हमें उस जानकारी का एक छोटा सा हिस्सा ही महसूस होता है। हम अपने दिमाग में होने वाली अनबायोलॉजिकल घटना से बिल्कुल अनजान है, जो हमारे हर एक विचार को पैदा करती है। सैम हैरिस एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं, आज सुबह मैंने चाय की जगह कॉफी पी। क्यों? क्योंकि मेरा मन कॉफी का था। मैं फ्री था कुछ भी चुनने के लिए। लेकिन सच में, क्या सच में मैंने वो फैसला किया? नहीं। वो फैसला मेरे दिमाग में होने वाली उन चीजों ने किया जो जो मेरे होश से बाहर थी। मैं तो बस उस फैसले का एक विटनेस था। अगला विचार दिमाग में कब और क्यों आएगा, ये आप तय नहीं करते, वो बस आ जाता है। अब आप कहेंगे, नहीं, मैं तो सोच समझ कर फैसला लेता हूँ। लेकिन साइंस कुछ और कहती है। बेंजामिन लिबेट नाम के एक साइंटिस्ट ने ईईजी के जरिए
हैरत अंगेज बात साबित की। जब हम कोई फैसला लेते हैं, जैसे कि बटन दबाना, तो हमारे दिमाग में उसकी एक्टिविटी हमारा एहसास होने से 300 मिलीसेकंड पहले ही शुरू हो जाती है। बाद में एफएमआरआई स्कैन पर पता चला कि हम कौन सा बटन दबाने वाले हैं। यह साइंटिस्ट 7 से 10 सेकंड पहले ही बता सकते थे। सोचिए, आपने अभी तक सोचा भी नहीं कि आप क्या करेंगे, और आपके दिमाग ने वो फैसला पहले ही ले लिया है। हम खुद को अपने कामों का मालिक समझते हैं, पर यह सिर्फ एक इल्यूजन है। जैसे हमारा दिल धड़कता है, वैसे ही हमारा दिमाग विचार पैदा करता है। हम अपने दिमाग के प्री फ्रंटल कोर्टेक्स में होने वाली एक्टिविटी को वैसे ही कंट्रोल नहीं कर सकते जैसे हम अपनी धड़कन को नहीं कर सकते। कल्पना कीजिए, आप एक लैब में बैठे हैं। आप एक मैगजीन उठाते हैं और पढ़ने लगते हैं। आपको लगता है कि आपने अपनी मर्जी से ये चुना, लेकिन वहां बैठे साइंटिस्ट के पास एक रिकॉर्ड है जो दिखाता है कि आप मैगजीन उठाने से 4 सेकंड पहले ही वो फैसला दिमाग में ले लिया था। वो ये तक जानते हैं कि आप कौन सी मैगजीन उठाएंगे, आप पढ़ना कब बंद करेंगे, और कौन से शब्द आखिरी होंगे। अगर कोई दूसरा इंसान आपके सोचने से पहले बता सके कि आप क्या सोचेंगे, तो क्या आप वाकई आजाद हैं? कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास आत्मा है, लेकिन हैरिस कहते हैं कि अगर आपकी आत्मा भी है, तो भी आप आजाद नहीं हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी आत्मा अगला फैसला क्या लेगी। एक शराब पीने वाला इंसान जो शराब छोड़ना चाहता है पर नहीं छोड़ पाता, क्या उसकी आत्मा आजाद है? एक इंसान जो डाइट पर रहना चाहता है पर केक देखकर पिघल जाता है, वो भी अपने आत्मा के उस अनकॉन्शियस हिस्से का गुलाम है। तो क्या इसका मतलब है कि हमें गुनहगारों को छोड़ देना चाहिए? नहीं, हमें वॉलेंटरी जो सोच समझकर किया जाए, और इनवॉलेंटरी जो गलती से हो जाए, काम में फर्क करना होगा। ऐसे कामों में हमें फर्क समझना होगा। एक कातिल इसलिए खतरनाक है क्योंकि उसका दिमाग ऐसे इंटेंशंस पैदा करता है जो समाज के लिए खतरनाक है। असली फ्री विल होने के लिए आपको आपके दिमाग की हर एक्टिविटी पर कंट्रोल होना चाहिए था, लेकिन वो कंट्रोल कौन करेगा? कोई और दिमाग? यह एक ऐसा रास्ता है जिसका कोई अंत ही। अंत में सैम हैरिस एक बहुत बड़ी बात करते हैं। आप तूफान को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, और ना ही आप तूफान में खो गए हैं। आप खुद वो तूफान है। हम वही है जो हमारा दिमाग और हमारा नसीब हमें बनाता है। इस सच को समझना ही असली ज्ञान है। अब तक हमने ये समझा कि हमारे फैसले हमारे दिमाग की गहरी अनजान परतों से निकलता है, लेकिन यहाँ एक नया मोड़ आता है। दुनिया भर के बहुत से बड़े फिलोसोफर्स ये मानते हैं कि फ्री विल और साइंस दोनों साथ साथ चल सकते हैं। इस सोच को कहा जाता है कंपैटिबिलिज्म। लेकिन सैम हैरिस कहते हैं कि यह सिर्फ एक शब्दों का खेल है, एक ऐसा धोखा है जिसे समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। फ्री विल की बहस में 3 तरह के लोग होते हैं: डिटर्मिनिस्ट, लिबर्टेनियंस और कॉम्पैटिबिलिस्ट। डिटर्मिनिस्ट जो मानते हैं कि हर चीज पहले से तय है, इसलिए कोई आजादी नहीं है। लिबर्टेरियंस जो मानते हैं कि इंसान के पास कोई जादू की शक्ति या आत्मा है जो साइंस से भी ऊपर है। और कॉम्पैटिबिलिस्ट, ये लोग सबसे ज्यादा चालाक है। ये कहते हैं, हाँ, सब कुछ दिमाग तय करता है, लेकिन फिर भी आप आजाद हैं। सैम हैरिस कहते हैं कि आज के दौर में पढ़े लिखे लोग सिर्फ कंपैटिबिलिस्ट ही बनना चाहते हैं, क्योंकि वो दिमाग के साइंस को छुटला नहीं सकते, लेकिन वो अपने आज़ादी के एहसास को भी छोड़ना नहीं चाहते।
कंपेबिलिस्ट कहते हैं, अगर आपको कोई बाहर से मजबूर नहीं कर रहा तो आप आज़ाद है। जैसे अगर आपको आइसक्रीम खानी है और किसी ने आपके सर पर बंदूक नहीं रखी है तो आप आइसक्रीम खाने के लिए आज़ाद है। लेकिन हैरिस इसका एक बहुत ही कड़वा जवाब देते हैं। वह कहते हैं, एक कठपुतली तब तक आज़ाद है जब तक उसे अपने धागों से प्यार है। सोचिए, आपने आइसक्रीम चुनी क्योंकि आपका मन किया, पर वो मन कहाँ से आया? क्या आपने चूज किया कि आपको वैनिला पसंद होना चाहिए या चॉकलेट? नहीं, वो पसंद आपके दिमाग ने आपको दी। आप वही कर रहे हैं जो आपका दिमाग चाहता है, तो फिर आप आजाद कैसे हुए? आप तो बस अपने दिमाग के इशारों पर नाच रहे हैं। जब हम किसी कातिल को देखते हैं, हम कहते हैं, इसने अपनी मर्जी से ये किया। लेकिन हैरिस हमें रुकने को कहते हैं। अगर उस कातिल के दिमाग की बनावट, उसके जीन्स और उसके बचपन के बुरे तजुर्बे मिलकर उसे वो कत्ल करने पर मजबूर कर रहे हैं, तो क्या वो वैसे ही आजाद था जैसे तुम सोचते हो? अगर हम अगर हम उसके दिमाग की साइंस को पूरी तरह समझ लें, तो हम देखेंगे कि उसके पास नहीं कहने का कोई रास्ता ही नहीं था। ऐसे में ब्लेम देना मुश्किल हो जाता है। वो कातिल भी उस कारण और असर, कॉज एंड इफेक्ट की भीड़ में एक शिकार नजर आने लगता है। यह एक बड़ा आर्ग्यूमेंट आता है। कुछ फिलोसोफर्स कहते हैं, दिमाग जो भी कर रहा है वो मैं ही तो हूँ। अगर मेरा दिमाग फैसला ले रहा है तो वो मेरा ही फैसला है। सैम हैरिस एक जबरदस्त एग्जाम्पल से इसे गलत साबित करते हैं। आपके शरीर में अभी करोड़ों बैक्टीरिया काम कर रहे हैं। आपके दिमाग से ज्यादा सेल्स उन माइक्रोब्स के हैं। वो भी आपका ही हिस्सा है। लेकिन अगर वो बैक्टीरिया आपकी बॉडी में कोई गड़बड़ करे, तो क्या आप उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे? क्या आप कहेंगे कि ये मैंने किया? नहीं, आप कहेंगे कि मैं तो इसका शिकार हूँ। तो फिर दिमाग के उन न्यूरॉन्स के लिए आप जिम्मेदारी क्यों लेते हैं जिन्हें आप कंट्रोल तक नहीं कर सकते? एक ढोंगी योगी दावा करता है कि वो बिना खाना खाए सिर्फ धूप पर जिंदा रहता है। स्केप्टिक्स कहते हैं कि ये झूठ है। लेकिन एक कंपैटिबिलिस्ट आकर कहेगा, नहीं, ये सच बोल रहा है, क्योंकि ये जो वेजिटेबल्स खाता है वो वेजिटेबल्स रोशनी से बनती थी, इसीलिए ये योगी धूप ही खा रहा है। हैरिस कहते हैं कि ये सिर्फ बातों का घुमाना है। योगी ने जो दावा किया था वो अलग था। वैसे ही फ्री विल का जो एहसास हमें होता है वो अलग है, और जो साइंस बता रही है वो अलग है। दोनों को जबरदस्ती मिलाना सिर्फ खुद को धोखा देना है। मैं अभी पानी पी रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे कोई गलती महसूस नहीं हो रही। लेकिन क्या मैं जूस पी सकता था? वो विचार मेरे दिमाग में आया ही नहीं। मैं वही कर सकता हूँ जो मेरे दिमाग में आता है, और दिमाग में क्या आएगा इस पर मेरा कोई जोर नहीं है। हमारी मानसिक जिंदगी हमें ब्रह्मांड से तोहफे में मिली है। हम हम इसे बना नहीं रहे, हम इसे सिर्फ भोग रहे हैं। आजादी का मतलब ये नहीं कि हम अपने धागों से प्यार करें। आजादी का मतलब यह समझना है कि धागे मजबूत है। तो दोस्तों, अब तक हमने देखा कि अगर हमारी जिंदगी कॉज एंड इफेक्ट यानी कारण और असर के कानून से बंधी है तो हम आजाद नहीं है। लेकिन कुछ लोग यहाँ एक उम्मीद ढूंढते हैं। वो कहते हैं, क्या हो अगर हमारा दिमाग पूरी तरह प्रेडिक्टेबल ना हो? क्या हो अगर दिमाग में कुछ रैंडम अचानक होता हो? आज हम इसी रैंडमनेस और क्वांटम फिजिक्स के भ्रम को तोड़ेंगे। फिजिकल लेवल पर देखा जाए तो इंसान का हर काम एक सिलसिला है। हमारे जीन्स एक्टिव होते हैं, दिमाग में न्यूरोट्रांसमीटर्स निकलते हैं, हमारी मसल्स सिकुड़ती है, और अंत में उंगली बंदूक का ट्रिगर दबा देती है। अगर यह सब कुछ बायोलॉजी और फिजिक्स के कानून के मुताबिक हो रहा है, तो हमारी मोरालिटी
यानी नैतिकता खत्म हो जाती है, क्योंकि अगर सब कुछ पहले से तय है तो हम किसी को बुरा कैसे कह सकते हैं। इसलिए कुछ साइंटिस्ट ने एक नया रास्ता निकाला, क्वांटम अनसर्टेनिटी। क्या अचानक होना आजादी है? मार्टिन हेजरबर्ग जैसे कुछ बायोलॉजिस्ट कहते हैं कि दिमाग में कुछ प्रोसेस रैंडम होते हैं, जैसे कि आयन चैनल का खुलना या दिमाग के सेल से केमिकल का अचानक निकलना। वो इसे सेल्फ जनरेटेड कहते हैं और मानते हैं कि शायद यह आज़ादी का रास्ता है। लेकिन सैम हैरिस पूछते हैं, क्या अचानक होने वाली चीज़ आपकी मर्जी है? सोचिए, अगर आज सुबह मैंने कॉफ़ी पीने का फैसला सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मेरे दिमाग में अचानक एक केमिकल लीक हो गया, तो क्या वो मेरी मर्जी है? बिल्कुल नहीं। रैंडम का मतलब है ऐसी चीज जिसकी जिम्मेदारी आप नहीं ले सकते। अगर मेरे हाथ अचानक हिलने लगे, नर्वस टिक की तरह, तो क्या मैं उन्हें अपनी आज़ादी कहूँगा? नहीं, मैं कहूँगा कि मेरा दिमाग खराब हो गया है। आजकल क्वांटम शब्द का इस्तेमाल हर मिस्ट्री को समझने के लिए किया जाता है। लोग कहते हैं कि हमारा दिमाग एक क्वांटम कंप्यूटर है जो फिजिक्स के आम कानून को तोड़ देता है। लेकिन हैरिस एक बहुत ही पते की बात बताते हैं। अगर दिमाग का क्वांटम होना हमें आज़ाद बनाता है, तो एक मक्खी का दिमाग भी क्वांटम कानून पर चलता है। तो क्या एक मक्खी के पास भी फ्री विल है? क्वांटम इफेक्ट्स हमारे डीएनए में बदलाव ला सकती है, म्यूटेशन ला सकती है, जिससे इवोल्यूशन अनप्रेडिक्टेबल हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका विचार, आपके थॉट्स आज़ाद है। क्वांटम लेवल पर चीज़ें इत्तेफाक पर चलती है और इत्तेफाक पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। जरा कल्पना कीजिए, अगर आपकी हर इच्छा, हर सोच और हर फैसला रैंडम होता, तो क्या होता? आपका कोई माइंड ही नहीं होता, आपका कोई दिमाग ही नहीं होता। आप एक तिनके की तरह होते जो दिमाग के अंदर चलने वाली रैंडम हवाओं से कहीं भी उड़ जाते। हम एक दूसरे से बात कर पाते हैं क्योंकि हम प्रेडिक्टेबल है। हम जानते हैं कि अगर हम किसी से लॉजिक की बात करेंगे तो वो उसे समझेंगे, क्योंकि दिमाग लॉजिक और पैटर्न्स के रास्ते पर चलता है। अगर दिमाग रैंडम होता तो कोई किसी को समझ ही नहीं पाता। तो अंत में हम वही खड़े हैं जहां से शुरू किया था। अगर डिटर्मिनिज्म सच है, सब कुछ पहले से तय है, तो हम आजाद नहीं है। अगर इनडिटर्मिनिज्म सच है, सब कुछ इत्तेफाक से हो रहा है, तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। इन दोनों सच्चाइयों का कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं है जो फ्री विल को साबित कर सके। हम एक ऐसे कड़ी का हिस्सा है जिसकी हर लिंक हमारे जन्म से भी पहले तय हो चुकी थी। ये सुनने में थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन ये सत्य है। हमारा फैसला हमारा नहीं, बल्कि उन कानूनों का है जो इस ब्रह्मांड को चला रहे हैं। दोस्तों, अक्सर जब लोग सुनते हैं कि फ्री विल नहीं है, तो उनके मन में एक सवाल आता है, तो फिर मेहनत करने का क्या फायदा? सब कुछ तो पहले से तय है। तो मैं बस बिस्तर पर पड़ा रहूं और देखता रहूं कि क्या होता है। लेकिन सैम हैरिस कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। डिटर्मिनिज्म का मतलब भाग्यवाद नहीं है। आज हम समझेंगे कि आपके चॉइसेस और आपकी मेहनत आज भी क्यों इतनी महत्वपूर्ण है। हमें अपने दिमाग में दो तरह के अनुभव होते हैं। एक वो जो अचानक होता है, जैसे जैसे बाहर किसी मशीन की आवाज आना, आप उसे रोक नहीं सकते। दूसरा वो जो हम खुद करते हैं, जैसे अपनी पढ़ाई पर फोकस करना। इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ा फर्क है, और हमारा दिमाग इन्हें अलग अलग तरीकों से प्रोसेस करता है। हैरिस कहते हैं कि फ्री विल सिर्फ एक नाम है उस फीलिंग का जो हमें तब आती है जब हम किसी फैसले के साथ खुद को जोड़ लेते हैं। जब आप सोचते हैं, मैं अपनी बेटी के बर्थडे पर उसे क्या गिफ्ट दूं, और फिर आप एक गिफ्ट चुनते हैं, तो आपको लगता है कि आपने वो फैसला किया।
लेकिन असल में वो विचार आपके दिमाग में कहीं से उभरा और आपने उसे अपना माना। ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर सब तय है तो मेहनत क्यों करें? हैरिस कहते हैं, अगर मैं ये किताब लिखने का फैसला नहीं करता तो ये किताब खुद ब खुद नहीं लिखी जाती, भले ही वो फैसला दिमाग के पीछे के हिस्से प्रायर कॉज से आया हो। लेकिन वो फैसला ही वो कारण था जिसके बिना किताब नहीं बनती। आपकी चॉइसेस महत्वपूर्ण है क्योंकि वो दुनिया में बदलाव लाती है। फैसला लेना दिमाग की एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है और बिना फैसले लिए कोई काम नहीं होता। तो जरा सोचिए, आपका दोस्त जो कल तक आलसी था, अचानक एक दिन उठता है और जिम ज्वाइन कर लेता है। 6 महीने बाद वो एकदम फिट हो जाता है। वो कहता है, मैंने अपनी मर्जी से खुद को बदला। लेकिन हैरिस पूछते हैं, वो विल पावर पिछले साल कहाँ थी? अचानक उसके दिमाग में एक नया विचार आया। उसे किसी कोच की बात लग गई और उसके दिमाग में मेहनत करने की शक्ति पैदा हुई। उसने वो विल पावर खुद क्रिएट नहीं की, वो उसके दिमाग में पैदा हुई। हम वही मेहनत कर सकते हैं जितनी हमारे दिमाग में उस वक्त क्षमता है। हम अपनी किस्मत खुद नहीं बनाते। हम या तो लकी होते हैं कि हमारा दिमाग डिसिप्लिन है या फिर नहीं। आपने अपना दिमाग खुद नहीं बनाया। आपने अपने जीन्स नहीं चुने। आपने वो माहौल नहीं चुना जिसमें आप बड़े हुए। और आज आपका दिमाग उन्हीं पुरानी यादों, जीन्स और एक्सपीरियंस के आधार पर फैसले ले रहा है। आप वही करते हैं जो आप चाहते हैं, लेकिन आप वो चाह खुद डिसाइड नहीं करते। आपने बरसों से वजन घटाना चाहा, पर नहीं घटा पाए। फिर अचानक एक दिन आपका चाहना इतना मजबूत हो गया कि आपने वजन घटा लिया। फर्क क्या था? फर्क दिमाग की वायरिंग में था जो आपके कंट्रोल में नहीं थी। एग्जिस्टेंशियलिज्म कहता है कि हम अपनी जिंदगी को नया नया मतलब देने के लिए आजाद है। जैसे जैसे किसी पुरानी नाकामयाबी को एक सीख मानना, लेसन मानना। हैरिस कहते हैं कि ये इंटरप्रिटेशन की ताकत हमारे पास है, लेकिन ये भी दिमाग के ही रूल से चलती है। कुछ विचार हमें इंस्पायर करते हैं, प्रेरित करते हैं, कुछ दुख देते हैं। हम उन विचारों का पीछा करते हैं जो हमारे दिमाग को सही लगते हैं। अंत में हैरिस एक बहुत गहरी बात कहते हैं, जब आप दो ऑप्शन के बीच चुन रहे होते हैं तो आप वो क्यों चुनते हैं जो आपने चुना? शायद आप कहे, क्योंकि मुझे वो पसंद आया। पर आपने उसे पसंद करना क्यों चुना? यह एक ऐसा सिलसिला शुरू होता है जो हमेशा अंधेरे में खत्म होता है। हम नहीं जानते कि हमने वही क्यों चुना जो हमने चुना। इसका मतलब ये नहीं कि हम हार मान ले। इसका मतलब है कि हम अपने प्रति और दूसरों के प्रति थोड़ा और कंपेशनेट बने, दयालु बने। हम सब उस तूफान का हिस्सा है जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम उस तूफान में बेहतर रास्ते ढूंढने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। तो क्या सच हमारे लिए खतरनाक है? इस पूरी सीरीज के बाद अब एक आखिरी सवाल बचता है, क्या यह सच हमारे लिए बुरा है? बहुत से लोग चिंता करते हैं कि अगर हमने ये मान लिया कि फ्री विल नहीं है तो लोग क्रिमिनल्स बन जाएंगे, चीटिंग करेंगे और मेहनत करना छोड़ देंगे। कुछ स्टडीज तो यह भी कहती है कि जो लोग फ्री विल में यकीन नहीं करते वह दूसरों के प्रति ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। तो क्या हमें इस सच को छुपाए रखना चाहिए? क्या फ्री विल एक जरूरी छूट है? सैम हैरिस अपना पर्सनल तजुर्बा बताते हैं। वो कहते हैं कि फ्री विल के भ्रम को छोड़ने के बाद वह पहले से बेहतर इंसान बन गए हैं। जब आप ये समझते हैं कि एक बुरा इंसान बदकिस्मत है कि उसका दिमाग और जीन्स बुरे हैं, तो आपके अंदर उसके लिए गुस्सा नहीं बल्कि तरस पैदा होता है। आप लोगों को माफ करना सीख जाते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि वो अपने दिमाग का शिकार है। साथ ही
आपका घमंड भी खत्म हो जाता है। आप अपनी कामयाबी पर इतराते नहीं, बल्कि शुक्रगुजार होते हैं कि आपका दिमाग और हालत अच्छी थी। लेकिन क्या यह स्टेट ऑफ माइंड हमेशा सही है? शायद नहीं। हैरिस एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देते हैं। अगर वो किसी को सेल्फ डिफेंस सिखा रहे हैं, तो वो ये नहीं कहेंगे, देखो, ये कातिल तो बेचारा अपनी किस्मत का मारा है, बल्कि वो कहेंगे, इस दरिंदे की आंखों में अपनी उंगली डाल दो। जिंदगी में हर सच का अपना एक वक्त होता है। जैसे फिजिक्स हमें बताती है कि कुर्सी सिर्फ एटम का एक ढेर है, लेकिन बैठने के लिए हमें उसे कुर्सी ही मानना पड़ता है। वैसे ही रोजमर्रा की जिंदगी में हम फैसला लेते हैं, भले ही वो फैसला दिमाग पहले ही तय कर चुका हो। हैरिस कहते हैं कि फ्री विल ना होने का मतलब ये नहीं कि आप बदल नहीं सकते। इसका उल्टा मतलब है, आप कभी भी बदल सकते हैं। जैसे आप अपनी पुरानी कब्ज या इंडाइजेशन के आधार पर यह तय नहीं करते कि आपका पूरा जीवन कैसे होगा, वैसे ही पुरानी गलतियों के आधार पर खुद को मत परखिए। नई इनपुट्स, नई किताबें, नए दोस्त, नई आदतें आपके दिमाग के सिस्टम को पूरी तरह बदल सकती है। एक बहुत ही हैरतअंगेज बात, जब आप ये समझते हैं कि आपके गुस्से का कारण शायद लो ब्लड शुगर है, तो आप एक बायोकेमिकल पपेट तो बन जाते हैं। लेकिन अब आपके पास अपने एक धागे को पकड़ने की ताकत आ जाती है। आप गुस्सा करने के बजाय खाना खा लेते हैं। अपने विचारों के पीछे कारण को समझना ही हमें अपनी जिंदगी को ज्यादा समझदारी से चलाने की ताकत देता है। तो अंत में सच्चाई ये है, हम अपने दिमाग को खुद नहीं चला रहे, दिमाग हमें चला रहा है। लेकिन इस प्रोसेस को समझकर हम एक बेहतर रास्ते पर चल सकते हैं। फ्री विल ना होना हमें लाचार नहीं बनाता, बल्कि हमें हम्बल और समझदार बनाता है। हम एक तूफान है, लेकिन एक ऐसा तूफान जो होश के साथ बहता है, अवेयरनेस के साथ। सैम हैरिस की यह किताब हमें हमारे होने का सबसे बड़ा राज बताती है। आप इस राज के साथ क्या करेंगे? क्या आप वही पुरानी जिंदगी जिएंगे, या अपने दिमाग के उन धागों को समझने की कोशिश करेंगे? फैसला आपका है, या शायद आपके दिमाग का। अब तक हमने देखा कि हमारा फैसला हमारी मर्जी नहीं, बल्कि हमारी बायोलॉजी और हालत की देन है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, अगर कोई मर्जी ही नहीं है, तो क्या हम मर्डरर्स और रेपिस्ट को सजा देना बंद कर दे? क्या मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर पाप जैसी कोई चीज बचती है? अब हम इसी से पर्दा उठाएंगे। सैम हैरिस हमें 5 एग्जाम्पल्स देते हैं जहाँ एक लड़की की मौत होती है। जरा सोचिए, आपको कब सबसे ज्यादा गुस्सा आएगा? एक 4 साल का बच्चा खेलते खेलते गोली चला देता है, हमें दुख होगा, पर गुस्सा नहीं। एक 12 साल का बच्चा जिसे बहुत मारा पिटा गया था, वो गुस्से में गोली चलाता है, हमें थोड़ा तरस आएगा। एक 25 साल का आदमी जिसे बचपन में अब्यूज किया गया था, वो अपनी गर्लफ्रेंड को मार देता है, हमें गुस्सा आएगा, पर हालत थोड़ी समझ आएगी। एक नॉर्मल आदमी जिसे कभी दुख नहीं मिला, वो सिर्फ मजे के लिए किसी को मार देता है, ये एक साइकोपाथ है। यहाँ हमें सबसे ज्यादा नफरत होगी। और आखिरी, वही नॉर्मल आदमी गोली चलाता है, लेकिन तभी पता चलता है कि उसका दिमाग में गोल्फ बॉल की साइज का ट्यूमर है, ठीक उस जगह जो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करती है। जैसे ही हमें ट्यूमर का पता चलता है, हमारा गुस्सा गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें समझ आता है कि वह आदमी बुरा नहीं था, वह अपने बायोलॉजी का शिकार था। हैरिस कहते हैं, दुनिया का हर गुनहगार के पीछे
एक ट्यूमर जैसा ही कोई कारण होता है, बस उसे देख नहीं पाते। चाहे वो बदकिस्मत जीन्स हो या बुरा बचपन, इंसान वही करता है जो उसका दिमाग उसे करने पर मजबूर करता है। तो क्या हम गुनहगारों को आजाद छोड़ दें? नहीं। हैरिस कहते हैं कि हमें उससे नफरत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उससे डर लगना लाजमी है। अगर एक तूफान या एक भूकंप तबाही मचाता है, तो हम उसे नफरत नहीं करते, पर हम उससे बचने का इंतजाम करते हैं। अगर एक पागल कुत्ता काटने दौड़े, तो हम उसे आजाद नहीं छोड़ते, हम उसे बंद कर देते हैं। क्रिमिनल्स के साथ भी यही होना चाहिए। जेल उन्हें सजा देने के लिए नहीं, बल्कि समाज को सेफ रखने के लिए होनी चाहिए। हमारा आज का कानून रेट्रिब्यूशन यानी बदले पर टिका है। तूने बुरा किया, अब तू भी तड़प। लेकिन हैरिस कहते हैं कि असली एहसास बदला नहीं, बल्कि डिटरेंस होना चाहिए। सजा इसलिए होनी चाहिए ताकि दूसरे लोग वो काम करने से डरे। सोचिए, अगर छींकने को कानून जुर्म बना दे, तो क्या लोग छींकना बंद कर देंगे? नहीं, क्योंकि छींकना हमारे होश में नहीं है। लेकिन चोरी करना या प्लानिंग करना दिमाग की एक ऐसी प्रोसेस है जिसे सजा का डर रोक सकता है। इसलिए सजा जरूरी है, लेकिन बदले के लिए नहीं, सिस्टम को चलाने के लिए। अब एक बहुत बड़ा सवाल, अगर बुराई की एक दवा मिल जाए तो? मानो कि ऐसे टैबलेट हो जो किसी भी कातिल के दिमाग को ठीक कर सके। क्या हम उस कातिल को वो दवा देंगे, या हम कहेंगे नहीं, तूने बुरा किया है, इसलिए तू दुख झेलने का हकदार है? अगर हम उसे दवा नहीं देते, तो बुरे हम हैं। हैरिस कहते हैं कि कोई भी इंसान बुरा पैदा होना नहीं चाहता। यह उसकी बदकिस्मती है कि उसे साइकोपाथ के जीन्स मिले। इंसाफ का मतलब बदला लेना नहीं, बल्कि इंसान को ठीक करना होना चाहिए। तो कंक्लूजन ये है, हैरिस कहते हैं कि हम तब जिम्मेदार होते हैं जब हमारा काम हमारी पर्सनैलिटी से मेल खाता है। अगर मैं रोज बियर पीता हूँ, तो वो मेरी पसंद है, पर वो पसंद कहाँ से आई, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। अंत में दोस्तों, हर मुजरिम जो जेल में है, वो किसी ना किसी तरह अनलकी है। बैड जीन्स, बैड पेरेंटिंग या बैड एनवायरनमेंट। हमारा सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो इस बैड लक को समझे। नफरत को छोड़कर साइंस और दया का रास्ता अपनाना ही असली इंसानियत है। हम फ्री तो नहीं है, पर हम समझदार जरूर बन सकते हैं। फ्री विल की बहस सिर्फ साइंस लैब या धर्म तक सीमित नहीं है। इसका असर हमारी पॉलिटिक्स और हमारी सरकार पर भी पड़ता है। आज हम एक ऐसे सच पर बात करेंगे जिसे सुनकर शायद बहुत से लोग नाराज हो जाएं। सैम हैरिस कहते हैं कि हमारी पॉलिटिकल सोच इस बात पर टिकी है कि हम कामयाबी को कैसे देखते हैं। जनरली लिबरल्स ये समझते हैं कि एक इंसान अपनी जिंदगी में लकी या अनलकी हो सकता है, इसलिए वो उन लोगों की मदद करना चाहते हैं जो पीछे छूट गए हैं। इंडिविजुअलिज्म व्यक्तिवाद को एक धर्म की तरह मानते हैं। उन्हें लगता है कि जो कामयाब है वो सिर्फ अपनी मेहनत से है, और जो नाकामयाब है वो सिर्फ अपनी गलती से। हैरिस कहते हैं कि यह सोच फ्री विल के भ्रम पर टिकी है। हम अक्सर सेल्फ मेड मिलियनियर्स की कहानियां सुनते हैं, लेकिन हैरिस पूछते हैं, क्या कोई वाकई सेल्फ मेड होता है? जरा सोचिए, किसी भी कामयाब इंसान की बायोग्राफी उठाकर देख लीजिए। क्या उसने अपना डीएनए, जीनोम खुद चुना? नहीं। क्या उसने वो देश चुना जहां वो पैदा हुआ? नहीं। क्या उसने वो इकोनॉमी बनाई जिसमें उसका बिजनेस चला? नहीं। कामयाब होने के लिए मेहनत जरूरी है, लेकिन मेहनत करने की काबिलियत, एबिलिटी टू वर्क हार्ड, मिलना भी एक किस्मत है। आप लकी है कि आप इंटेलिजेंट है,
आप लकी है कि आप सेहतमंद है, और आप लकी है कि आपके परिवार में कोई ऐसी बीमारी नहीं आई जिसने आपको रास्ते पर ला दिया। हम उन लोगों को बहुत क्रेडिट देते हैं जो दिन रात काम करते हैं, लेकिन हैरिस कहते हैं कि मेहनत भी एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। जैसे आलस दिमाग की एक वायरिंग है, वैसे ही डिसिप्लिन भी दिमाग की एक वायरिंग है। एक मेहनती इंसान को अपनी मेहनत का उतना ही क्रेडिट लेना चाहिए जितना एक लंबे इंसान को अपनी हाइट का लेना चाहिए। दोनों ही आपको विरासत में मिलते हैं। हैरिस एक बड़ा ही सरकास्टिक उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि अमेरिका में कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे अगर पूछा जाए कि आप क्लब फिट अपाहिज क्यों पैदा नहीं हुए, या आप बचपन में अनाथ क्यों नहीं हुए, तो वो शायद इसका क्रेडिट भी खुद को ही दे देंगे। वो मानने को तैयार ही नहीं है कि उनका सेफ बचपन और उनका हेल्दी शरीर उनकी कोई उपलब्धि अचीवमेंट नहीं, बल्कि उनका नसीब था। तो क्या इसका मतलब है कि हम फ्री राइडर्स यानी मुफ्तखोरों को बढ़ावा दें? नहीं। हैरिस कहते हैं कि कंजर्वेटिव्स इस बात में सही है कि हमें लोगों को काम करने के लिए इनकरेज करना चाहिए और गुनहगारों को अकाउंटेबल रखना चाहिए, लेकिन हमें यह सब फ्री विल के छूट के बिना करना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि जहां बदलाव मुमकिन है वहां हमें लोगों पर दबाव डालना चाहिए कि वो बदले। जहां बदलाव मुमकिन नहीं है वहां हमें नफरत के बजाय मदद का रास्ता चुनना चाहिए। जब हम फ्री विल के जादू से बाहर निकलते हैं तब हम असलियत के करीब आते हैं। हम समझते हैं कि हम नेचर के ही एक हिस्सा है। समाज को सुधारना या खुद को सुधारना ये कुदरत के ताकतों के साथ काम करने जैसा है। हम एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, दुनिया हमें इन्फ्लुएंस करती है, और इसी तरह बदलाव आता है। अंत में कामयाबी का गर्व छोड़िए और नाकामयाबी की नफरत छोड़िए, क्योंकि हम सब वही है जो हमें हमारे नसीब और हमारे दिमाग ने बनाया है। तो थिंकर्स, आज हम सैम हैरिस के इस किताब के आखिरी पड़ाव पर है। अब तक हमने साइंस, दिमाग की वायरिंग और कानून की बातें की, लेकिन अब हैरिस एक वाले हैं जो शायद सबसे ज्यादा हैरतअंगेज। वो कहते हैं फ्री विल नहीं है, बल्कि उस धोखे का एहसास भी एक धोखा है। हम न सिर्फ उतने आजाद नहीं है जितना हम सोचते हैं, बल्कि हमें उतना आजाद महसूस भी नहीं होता जितना हम दावा करते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि मुझे अंदर से फील होता है कि मैं आजाद हूँ। हैरिस कहते हैं कि ये इसलिए है क्योंकि हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि हमारे अंदर हो क्या रहा है। अगर आप एक पल के लिए ठहरकर अपने दिमाग की तरफ देखें तो आपको दिखेगा कि वहाँ फ्री विल जैसा कुछ ही नहीं। थॉट्स अचानक दिमाग में उभरते हैं, वह कहीं से पैदा होते हैं और कहीं चले जाते हैं। वह कहाँ से आ रहे हैं ये आपको नहीं पता। आप उन्हें बना नहीं रहे, आप उन्हें देख रहे हैं। सैम हैरिस एक लाइव एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो कहते हैं मैं इस किताब में जो चाहूँ वो लिख सकता हूँ, मैं आज़ाद हूँ। मानो मैं इस सेंटेंस में एक खरगोश डालना चाहता हूँ, लेकिन फिर वो पूछते हैं ये रैबिट मेरे दिमाग में आया कहाँ से? मैंने एलिफेंट क्यों नहीं लिखा? मैंने टाइगर क्यों नहीं सोचा? हमें लगता है कि हमने खरगोश को चुना, लेकिन सच तो यह है कि खरगोश का विचार हमारे दिमाग में अचानक प्रकट हुआ। अगर मैं उसे बदलकर एलिफेंट कर दूं, तो वह बदलने का विचार भी कहीं से अचानक ही आया है। हम अपने विचारों के मालिक नहीं हैं, हम उनके गुलाम हैं। हमें तय नहीं कर सकते कि हमें अगला विचार क्या आएगा। हैरिस कहते हैं
अब मुझे भूख लगी है। मैं किताब बंद करके खाना खाने जा सकता हूँ। क्या मैं इस इच्छा को रोक सकता हूँ? हाँ, शायद थोड़ी देर के लिए। पर मैं कितनी देर तक रुकूंगा और कब हार मान लूंगा, ये भी मेरा कंट्रोल नहीं है। हम कोशिश करते हैं, लेकिन वो कोशिश करने की ताकत भी दिमाग के केमिकल से आती है। जब आप कहते हैं, बस अब बहुत हुआ, अब मैं काम करूंगा, तो वो बस कहने वाला पल पहले से तय था। आपका दिमाग थक गया था या उसे अचानक मोटिवेशन मिला। आपने उसे पैदा नहीं किया, वो बस हो गया। लोग कहते हैं कि फ्री विल एक मिस्ट्री है, एक राज है। हैरिस कहते हैं नहीं, यह हमारा कंफ्यूजन है। अगर आप गहरी इंट्रोस्पेक्शन आत्मचिंतन करें तो आप पाएंगे कि आपका दिमाग एक मशीन है। आपका होश, आपका कॉन्शियसनेस उस मशीन का एक मॉनिटर है, और मॉनिटर पर जो फिल्म चल रही है उसे मॉनिटर कंट्रोल नहीं कर रहा। हमें लगता है हम ड्राइवर सीट पर बैठे हैं, लेकिन असल में हम पीछे के सीट पर बैठे पैसेंजर हैं, जिसे लग रहा है कि स्टीयरिंग व्हील वो घुमा रहा है। किताब खत्म हो रही है। हैरिस कहते हैं, मैं अब और कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरे दिमाग में अब इस टॉपिक पर कोई नया विचार नहीं आ रहा। या उनकी आज़ादी कहाँ गई? वो चाहे तो भी वो कुछ नया नहीं लिख सकते जब तक दिमाग उसे जनरेट ना करे। हमारी काबिलियत और हमारी लिमिट्स दोनों ही नेचर ने तय की है। सैम हैरिस की यह किताब हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। आज़ादी खुद का मालिक होने में नहीं है, बल्कि ये समझने में है कि खुद खुद जैसा कुछ है ही नहीं। हम ब्रह्मांड के एक हिस्सा है जो दिमाग के जरिए खुद को अनुभव कर रहा है। इस सच को और इस सोच को स्वीकार कीजिए। इससे आपका बोझ हल्का हो जाएगा, नफरत कम होगी और समझ बढ़ेगी। मिलते हैं किसी अगली किताब में।